नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जितना भी इस वीक का अच्छा मॉक हुआ है उसका जो टफ क्वेश्चन है या फिर अच्छे क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। ये इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए वहाँ पे देखिए, क्योंकि इसमें केवल अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसका डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। और जो सीक्वेंस है, पहले हम ऑली बोर्ड का सॉल्व करेंगे, फिर आपका आरबी, फिर पंडित। तो पहला क्वेश्चन ऑलिव बोर्ड का है। इसमें है कि एचसीएफ और एलसीएम दो संख्या जो पीएनक्यू है उनका 30 एंड 10 50 है। हमें ऐसे पेयर बताना है पीएनक्यू कितने होंगे। ध्यान दे, पी का वैल्यू क्यू से ज़्यादा होना चाहिए। जब भी आपको एचसीएफ पता हो तो संख्याओं को एचसीएफ के रूप में अज्यूम कीजिए। एक 50 नहीं 30 दिया ना, तो 30 टाइम्स ए आएगा एंड दूसरा क्यू आ जाएगा आपका 30 टाइम्स बी। आपके मन में ख्याल आएगा ए एंड बी में कोई कंडीशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ए एंड बी का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि और इसमें कुछ और कॉमन नहीं आ सकता। यहाँ से जब हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम 30 ए बी आ जाएगा, जिसका वैल्यू दिया 10500, जीरो से जीरो जाएगा। ए एंड बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 3 9 35 आ गया। अभी आपको ए एंड बी ऐसे अज्यूम करना है कि इसका प्रोडक्ट 35 हो, दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। और ध्यान दे, ए का वैल्यू बी से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पी का वैल्यू क्यू से ज़्यादा है तो ए का वैल्यू बी से ज़्यादा हो जाएगा। अभी ए एंड बी में क्या अज्यूम कर सकते हैं? ए का वैल्यू 35 तो बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 7 तो बी का वैल्यू 5। यही दो पॉसिबिलिटीज है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन में है कि मनोज शर्ट को लॉस पे बेचता है मंडे को कुछ लॉस पे बेचा है। ट्यूसडे क्या किया? इसने सेलिंग प्राइस को 8% से कम कर दिया एंड इसका जो लॉस हो गया ना, लॉस क्या हो गया आपका? 5%। एंड हिज लॉस बिकम्स 5% मोर देन दैट ऑन मंडे। मतलब अगर इस सेलिंग प्राइस को 8% से कम करता है तो इसका जो लॉस है ना वो मंडे से कितना 5% ज़्यादा हो जाता है। आपको बताना है एट व्हाट लॉस परसेंट डज ही सेल ऑन मंडे। तो आपको ये बताना है कि अब मंडे को कितना लॉस परसेंट पे बेचा था। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं। तो अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो इसमें 8% की कमी है, यही है ना। तो ये आपका मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया। सेलिंग प्राइस पे 8%, 8% का मतलब कितना होता है? 4 दूना 2/25। तो मंडे को अगर 25 था तो अभी कितना हो गया है? 23 हो गया। चलिए ठीक है। अब क्या दिया है कि इसका जो लॉस है ना, लॉस का सीन क्या है कि 5% बढ़ गया है। मतलब मंडे को अगर लॉस 20 था तो अभी कितना हो गया? 21 हो गया है। अच्छा एक बात बताएंगे आप, जो भी ये सीन हो रहा है, क्या हम ये बोल पाएंगे कि कॉस्ट प्राइस तो सेम ही रहा होगा? ये भी सही है। तो यहाँ पे मंडे को अगर हम 25x मान लें तो ट्यूसडे को जो सेलिंग प्राइस है वो 23x हो जाएगा। लॉस मंडे को अगर हम 20x मान लें तो यहाँ पे 20x नहीं, x नहीं मान सकते, दोनों जगह y मान लेते हैं तो यहाँ y हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? देखिए मंडे वाला को लेते हैं तो कॉस्ट प्राइस हो गया है 25x जोड़ 20y एंड ट्यूसडे वाले को लेते हैं तो कॉस्ट प्राइस हो गया है 23x जोड़ 21y। और दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि दोनों कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ से 2x का वैल्यू कितना आ गया है? y। मतलब x बाई वाई अगर हम देखें तो 1/2 आ गया है। आपको बताना क्या है? वैसे हमें बताना है कि लॉस कितना था। x का वैल्यू 1 पुट करेंगे ना, y का वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो मंडे को देख लीजिए, मंडे को कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 25 एंड लॉस कितना हो गया है? 40 का। 25 का सामान बेचा है और 40 का लॉस है, तो लॉस परसेंट कितना होगा बताइए? 40 हो गया है लॉस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 40 और 25 मिलकर 65। तो 5 से 13 बार में, 5 से 8 बार में, ये कितना आ जाएगा? 13 छक 78 2, तो 61 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक इंसान 2 किताब लेता है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है और पहले को 20% प्रॉफिट पे दूसरे को सक्सेसिव डिस्काउंट 10% 10% के पे बेचता है। ओवरऑल उसे 5 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब बताना है कि जो सेकंड बुक को कितने में बेचे कि टोटल प्रॉफिट उसे 125 रुपये को। देखिए यहाँ पे जो की पॉइंट है ना कि सेम कॉस्ट प्राइस, अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है तो नेट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है उसका आपको एवरेज ले लेना है। अब देखेंगे, अगर लाइव सॉल्यूशन देखेंगे तो लाइव सॉल्यूशन में हमने इस लॉजिक का यूज नहीं किया था। तो जो जब स्ट्राइक करे आपको उसका यूज करके सॉल्व कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे अगर ये 10% का इफेक्टिव डिस्काउंट दिया है 2 बार तो डी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? आपको पता है कि 10 10 करके 10 10 माइनस 10 गुना 10/100। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि 19% का डिस्काउंट है। अब चूंकि आपने मार्कअप किया ही नहीं है, डिस्काउंट दे रहा हूँ 19% का, तो ये जो है आपका लॉस ही है। तो पी नेट कितना हो जाएगा? दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है तो आराम से आप एवरेज निकाल के पी नेट निकाल सकते हो। एक में प्रॉफिट 20% का है, दूसरे में 19% का लॉस है, बटा दो। तो यहाँ से 0.5% का प्रॉफिट है। क्वेश्चन में बोला है कि 5 रुपये का प्रॉफिट है, तो 5 रुपये का प्रॉफिट 0.5% के बराबर है। आपको 125 चाहिए, तो 125 रुपये का प्रॉफिट किसके बराबर हो जाएगा? 12.5% के बराबर। अभी हमें नेट प्रॉफिट चाहिए 12.5%। देखिए ये बोला है कि दूसरे को कितना प्रॉफिट पे बेचा जाए।
पहला का प्रॉफिट चेंज नहीं किया, तो अभी पी नेट जो है ये है आपका 12.5, एक ऐसा हो गया 20 प्लस दूसरे को मान लेते हैं पी पे बेचे बटा 2, तो पी का वैल्यू कितना आ गया देख लीजिए, 25 में से 20 क्या 5%। अगर आप ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और हम तो इतना लिख रहे हैं, आपको तो इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि आपको किसी को समझाना थोड़ा ना है, डायरेक्टली कर देंगे। इसमें है कि ए सही बोलता है 9 बार 11 बार में, बी 12 बार में, 15 बार, 15 बार में 12 बार सही बोलता है, तो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इस बात की प्रायिकता क्या है। यहाँ पे हम ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। ए का सच बोलना की प्रायिकता कितना है 9/11, ए डैश का मतलब झूठ बोलने की प्रायिकता है 2/11, बी के सच बोलने की प्रायिकता क्या है 3 चौके 12 3 5 15 मतलब 4/5, और झूठ बोलने की प्रायिकता है आपका 1/5। हमें चाहिए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कब होगा, जब ए सच बी झूठ बोलेगा, या फिर ए झूठ बी सच बोलेगा। ए सच बी झूठ मिल के आ गया 9/55, और ए झूठ बी सच मिल के आ गया 8/55, तो 9 8 17/55 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है सर्टेन रेट पे, कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, 7 साल में देखा जाए तो 1.3225 हो गया है, इतना गुना हो गया है। किसके इतना गुना हो गया है, वो जो 5 साल में होता। मतलब कि मान लीजिए t=0 लिखा आपने, यहाँ पे t=5 लिखा, यहाँ पे t=7 लिखा, इनिशियली आपने p इन्वेस्ट किया और 5 साल में यह p1 हो गया। अब 7 साल में जो हुआ है ना, इस p1 का उतना टाइम्स, मतलब 1.3225 टाइम्स ऑफ p1 है। यहाँ से यहाँ का गैप कितना है, 2 साल का गैप। 2 साल का गैप है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। जैसे हम आपको पता है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर n। ये जो 1+r/100 है, यही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर का काम करता है। ठीक, आइए, तो 2 साल की बात हो रही है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। तो एमएफ का स्क्वायर कितना हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे 13225 डिवाइडेड बाई 1 पे 1 2 3 4 0। ठीक, 25 से कट जाएगा 400 बार में, 25 से 25 5 125 7 25 दूना 50 25 9, तो ये आ गया है 23/20 का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया दोस्त, 23/20। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23/20 हो गया, तो हमें रेट बताना है, तो रेट कितना होगा, 20 का सामान 23 हो रहा है 1 साल में, तो 3/20 गुना 100 ना, तो यहाँ से आ गया 15%। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें 2 फ्रेंड है राकेश एंड महिमा, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 25,000 इन्वेस्ट किया है पहले साल में दोनों ने। सेकेंड साल में 10,000 राकेश ज़्यादा इन्वेस्ट करता है और महिमा 5,000 इन्वेस्ट करती हैं। थर्ड में राकेश भी 10 करता है और महिमा 30 करती है। तो हमें बताना 3 साल के एंड में इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। इस क्वेश्चन को लाइव में सॉल्व करते टाइम हमने थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक किया था पहली बार, दूसरी बार जाके सही हुआ। आपको नहीं करना है, ये राकेश है ये महिमा है। यहाँ देखेंगे कि राकेश ने 25,000 किया है पहले साल में, फिर दूसरे साल में 10,000, फिर तीसरे साल में 10,000, 3 साल तक चलना है। ये जो 25,000 है ये 3 साल तक चलेगा, फिर ये 10,000 करता है 2 साल तक चलेगा, फिर आपका 10,000 1 साल तक चलेगा। महिमा के केस में 25,000 तो 3 साल तक चलेगा, लेकिन दूसरी बार इन्होंने मात्र 5,000 किया है, तो 5 चलेगा 2 साल तक, फिर इन्होंने 30 किया है तो 30 1 साल तक, तो 10 दूना 20 30 75, ये आ गया 105, और यहाँ से आ जाएगा 75 30 और 10 मिल के आ गया 115। ये रेशियो आ गया है 21:23 का। इनका प्रॉफिट का रेशियो है 21:23, जो कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है कि कितनी संख्या है 1 और 400 के बीच में जो 3 से तो कटेंगी, लेकिन आपका 7 से नहीं कटेगी। 3 से कटेगी 7 से नहीं कटेगी का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन और बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होगा कि ए में होना चाहिए बी में नहीं होना चाहिए, और इसको हम ऐसे निकालते हैं कि एन ए में से एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दे। मतलब 3 से कटने वाले में से 3 एंड 7 से कटने वाला ए है डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, यहाँ पे होगा डिविजिबल बाई 3 एंड 7। 3 एंड 7 का मतलब 21 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 से कटने वाली टोटल संख्याएं कितनी हो गई, यहाँ पे 400 को आप ऐसे ही 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 133 दशमलव कुछ, मतलब 133 आएगा। इस डब्बे का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब अभी हमें देखना है 21 से कटने वाला कितना है, तो यही 400 को 21 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 एक बार में बचा कि 190, तो 21 9 189। लगता है लाइव में हम यहाँ पे 18 लिख रहे थे, खैर चलिए।
हम मेरा आंसर 115 आ रहा था, आसपास में 114 था, इसलिए हमने 114 टिक कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 115 दिया होता तब तो हम गड़बड़ कर देते ना। तो आपको जो आंसर चाहिए एन ए इंटरसेक्शन बी बार, ये कितना हो जाएगा, 113 में से 19 जाएगा, आ गया 114। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे एम एन एन एक काम को 11.2 दिन में, 9.6 दिन में एन एन ओ एंड 80 दिन में ओ एन एम कर लेता है, सब मिलकर 8 दिन काम करते हैं, तो कितना % काम बच जाएगा। अभी एप्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन तो दिख रहा है, यहाँ पे m प्लस एन है, यहाँ पे n प्लस ओ है, यहाँ पे o प्लस एम है। अच्छा, आप लोग बताइएगा इसको आपने जल्दी कैसे किया। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमें ज़्यादा टाइम लगे आप जल्दी कर पाएंगे, उसका जो अप्रोच है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ पे 11.2 है और ये है 9.6 एंड 80। तो हम क्या करेंगे कि इसको 16 गुना 0.7 लिख लेंगे, ये 16 गुना 0.6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 16 गुना 5। ऐसा करने से हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 16 इंटू 0.7 इंटू 0.6 इंटू 5। एम और एन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 3 का, और एन प्लस ओ का हो जाएगा गया 3.5 का, और ओ प्लस एम का हो जाएगा 1685 का ना 0.42 का। अगर 2 टाइम्स एम प्लस एन प्लस ओ सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 6.92, 6.92 आ रहा है। अभी देखिए इन लोगों ने 8 दिन तक काम किया है, तो 8 दिन तक काम किया है तो 8 टाइम्स एम प्लस एन प्लस ओ निकालना था, एम प्लस एन प्लस ओ, तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 दूना 8, 4 नवा 36, 4 छक 24, 3 27, 27.68 काम इन लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो अभी रेशियो निकाल लीजिए, एक कितना काम बाकी है ये निकालना था। अच्छा, यहाँ पे टोटल काम कितना रहे अभी तो देखना पड़ेगा, तो 6 5 30, यहाँ से 3 आ गया, 16 बिलोतला से 11.2 आ गया, तो कितना आ गया 33.6 टोटल काम है, और 27.68 आपने कर लिया। ठीक, 27.68 आपने कर लिया है, तो बचा कितना, ये जो डिफरेंस आ रहा है 12, 10 में से 8 गया 2, 15 में से 6 गया 9, और 32 में से 5.9 तो का डिफरेंस आ रहा है, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, 5.92 डिवाइडेड बाई 33.6 इंटू का 100, ये 33, मतलब 5 छक्का 30, 16 17 बार में आया था ना, 17 तिया 51, 17 तिया 51 है 4, हाँ 17, क्योंकि 19 तिया 57 ज़्यादा आ जाएगा, तो 17.62% सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 2 डाइस को रोल किया गया है, और इसकी प्रायिकता क्या है कि सम ऑफ रिजल्ट्स ग्रेटर देन 5 हो। एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे हम बोलेंगे कि सम, और इधर हम बोलेंगे नंबर ऑफ वेज। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखें, जब भी सम 2 डाइस को रोल किया है एंड सम जो है ना, अगर लेस इक्वल 6 हुआ तो नंबर ऑफ वेज होता है सम माइनस 1, एंड यह ग्रेटर इक्वल 6 हुआ तो नंबर ऑफ वेज होता है 13 माइनस सम। ये जो चीज़ है आप याद रखिए, बहुत ही काम आएगा। अभी यहाँ पे क्या है कि हमें ग्रेटर देन 5 चाहिए, मतलब क्या नहीं चाहिए, 2 3 4 5 इतना आए तो नहीं चाहिए हमें। ठीक है, इसका नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा भैया, 2। चूंकि यहाँ पे जो भी सम है आपका 6 या 6 से कम आ रहा है, तब नंबर ऑफ वेज जब हम निकालेंगे तो 2 आने का 1 होगा, 3 आने का 2 होगा, 4 आने का 3 होगा, 5 आने का 4 होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 10। तो जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट चाहिए वो 1 माइनस 2 3 4 5 आने का जो प्रायिकता है उसको माइनस कर देंगे, तो 10/36, 5/18, तो आ गया 13/18, ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्वेश्चन इसमें रंजना एंड कपूर जो 450 किलोमीटर, रंजना एंड कपूर नहीं, रंजना कपूर 450 किलोमीटर जाती हैं, कुछ ट्रेन से जाती हैं कुछ कार से, और उनको 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं। 240 किलोमीटर ट्रेन से, बाकी कार से जाती हैं। फिर क्या हुआ, 20 मिनट्स ज़्यादा लगता है अगर 180 किलोमीटर ट्रेन से एंड बाकी कार से जाती हैं, तो हमें बताना कार की स्पीड क्या होगी। तो अगर आपने लाइव सोल्यूशन देखा होगा तो उसमें हमने इसका ऑप्शन का यूज़ करके सॉल्व किया था। दूसरा तरीका जो बहुत सुंदर है वो क्या हो सकता है, 240 किलोमीटर जाना है इनको ट्रेन से, और कार से कितना जाना है, तो बाकी 210 किलोमीटर, और इन्हें टाइम लगा है 8 घंटे 40 मिनट, 8 आवर 40 मिनट्स। ठीक है, लेकिन जब ये 180 किलोमीटर ट्रेन से जाएंगी एंड बाकी जो हो गया 270 किलोमीटर कार से, तब इन्हें लगेंगे 9 घंटे। यहाँ पे कितना ज़्यादा लगा है, बोलेंगे कि 20 मिनट्स ज़्यादा लगा है। 20 मिनट्स ज़्यादा क्यों लगा, क्योंकि ये जो देखेंगे ना आप, ये ट्रेन से 60 किलोमीटर कम गई, एंड यहाँ पे जो है आपका जितना कम जाएंगे उतना कार से जाना पड़ेगा, कार से जो है 60 किलोमीटर ज़्यादा गई।
तो देखिए अगर ट्रेन का 60 किलोमीटर कम हुआ तो 20 मिनट ज़्यादा लगे। ये हुआ 60 किलोमीटर कम हुआ किसका, ट्रेन का। अगर हम ट्रेन को पूरा का पूरा पिक्चर से ही हटा दें, मतलब अगर ट्रेन का 240 किलोमीटर को हम कम कर दें, मतलब 4 गुना हुआ है, तो यहाँ पे 80 मिनट ज़्यादा लगेगा। बोल की बात तो सही है। अभी 80 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 20 मिनट्स। तो अगर ट्रेन का 240 किलोमीटर आप हटा देंगे तो जो भी दूरी है वो कार से तय करनी पड़ेगी। तब इस केस में टोटल टाइम कितना लगेगा, पहले लग रहा था 8 घंटे 40 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट और ऐड करेंगे तो लगेगा 10 घंटे। तो कार का जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, 450 किलोमीटर जा रहे हैं 10 घंटे में, तो आ जाएगा 45 किलोमीटर पर घंटा। ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हमने ऑप्शन का यूज किया था तो आप ऑप्शन का भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आगे चलिए। तो यहाँ पे ओली बोर्ड के जो अच्छे क्वेश्चन इस बार के थे, इस बार के लाइव मौके, वो समाप्त होते हैं। अब हम चलेंगे आरबीई पे, ये देखते हैं। तो आरबीई में अगर पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें है कि लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रेटर देन 1 जो इन सब एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सके। क्या है अपने पास, ये 18 का पावर 3, ये है आपका 19 का पावर 3 माइनस 17 का पावर 3 माइनस 16 का पावर 3। देखिए ये नंबर इवन है तो 2 से तो डिविजिबल है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन 2 से बड़ा जो है 4 7 ये सब भी देखना हो। अब किसी जैसे सबसे बड़ा पूछा ना तो 7 को लेकर आप ट्राई कर सकते हैं। हमें निकालना है रिमाइंडर, जब इस नंबर को 7 से भाग देना पड़ेगा। तो पहले 18 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 7 दूना 14, मतलब 4 आ रहा है ना, ये 4 का पावर 3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 7 या 21 माइनस 2 आ रहा है तो माइनस 2 का पावर 3 आ जाएगा, और ये आपका 3 का पावर 3 आ जाएगा, और ये आपका 7 दूना 14, 2 का पावर 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से, 64 आ रहा है, माइनस 8 माइनस 27 माइनस 8, 8 8 16, 16 43, यहाँ से आ गया 21। क्या 21 7 से कटता है, बोलेंगे कि बिल्कुल 7 से कटता है। तो अगर 21 7 से कट रहा है तो ये संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन इसमें बोला कि रामू जो है वो 17% इनकम का खर्चा करता था, उसका इनकम 20% से बढ़ गया है और एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ गया है। अगर रामू पहले वाई सेव करता था एंड अभी एक्स सेव कर रहा है, तो हमें वो एक्स माइनस वाई बटा एक्स इंटू 100 बताना। कोई बात नहीं, यहाँ पे इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है। 100 इनकम था तो पहले खर्चा करता था 60, बचा 70, बचाता था कितना, 30। अभी इनकम में 20% का इंक्रीमेंट हुआ था, अब जो है इनकम में प्लस 20 हो रहा है, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा है, प्लस 10% मतलब एक्सपेंडिचर 7 बढ़ा। अगर इनकम 20 बढ़ा, एक्सपेंडिचर 7 बढ़ा, तो सेविंग्स कितना बढ़ना चाहिए, 13 बढ़ना चाहिए। तो पहले के सेविंग को इसने वाई बोला है, वाई का वैल्यू 30 हो गया, और अभी का सेविंग कितना हो जाएगा, 43, 30 और 13 43, इसका वैल्यू बोला है एक्स। आपको क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई बाई वाई इंटू 100, यही ना। एक्स माइनस वाई मतलब 13 बटा 30 गुना 100, 3 चौका 12, 13 4.3, मतलब 43 के आसपास आ रहा है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में कि एनुअल स्पोर्ट्स मीट है जिसमें 260 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास 11 के। 90 स्टूडेंट कबड्डी में है, 120 हॉकी में है, और 50 ऐसे हैं जो कबड्डी एंड हॉकी दोनों में है। एक स्टूडेंट को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, इस बात की प्रायिकता क्या है कि वो इधर कबड्डी और हॉकी खेलता है। इधर कबड्डी और हॉकी का मतलब हमें जो चाहिए दोस्त वो क्या चाहिए, सबसे पहले एन निकाल लीजिए, एन हॉकी और कबड्डी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, हॉकी को भी ऐड करेंगे, कबड्डी को भी ऐड करेंगे, और हॉकी एंड कबड्डी जो दोनों खेल रहे हैं उसको एक बार माइनस कर लेंगे। हॉकी वाले कितने हैं, 90, हॉकी वाले 90 नहीं है, कबड्डी वाले 90 हैं, हॉकी वाले कितने हैं, 120 प्लस 90, और इसमें से 50 को माइनस कीजिए, कितना हो गया, 120 और 40 मिलके 160। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लीजिए, 160 में से आपको एक को सिलेक्ट करेंगे एंड ओवरऑल 260 में से आप एक को सिलेक्ट करें, तो 16 बटा 26 आ जाएगा। 16 बटा 26 को हम बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बटा 13। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कितने तरीके से एक स्टूडेंट 3 क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, ट्रू और फॉल्स टाइप का। तो देखिए क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 1 को आंसर करने का कितना तरीका है, 2 तरीका, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, नंबर ऑफ वेज। क्वेश्चन 2 को आंसर करने का फिर से 2 तरीका, या तो ट्रू या फॉल्स, कोई भी मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर करने का भी 2 तरीका। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 आ जाएगा आंसर 8। आप में से किसी को लग सकता है कि आंसर 2 प्लस 2 प्लस 2 क्यों नहीं हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 क्यों हुआ। देखिए अगर आपको हर एक काम करना है तो हम नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे
क्या क्वेश्चन 1 का आंसर करना है, बोलेंगे कि हाँ। क्या क्वेश्चन 2 का भी आंसर करना है, बोलेंगे कि हाँ। 3 का भी आंसर करना है, बोलेंगे कि हाँ। यहाँ पे 1 2 3 तीनों क्वेश्चन का आंसर करना है, इसलिए हम नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करेंगे। जहां पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि या तो क्वेश्चन 1 को करो, या क्वेश्चन 2 को करो, या क्वेश्चन 3 को करो, वहां पे हम नंबर ऑफ वेज को ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD और डीपी इज ड्रॉन बाइसेक्टिंग BC एट N एंड मीटिंग AB एक्सटेंडेड एट P। मतलब ये ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया है। डीपी जो है आपका BC को N पे कट कर रहा है, और ध्यान दे इज बाइसेक्टिंग BC, तो BC को 2 बराबर भागों में बांट दिया। AB को एक्सटेंड करने पे P पे मिला। फिर बोलता है फ्रॉम वर्टेक्स C एक लाइन CQ को ड्रॉ करना है जो AD को बाइसेक्ट कर रहा है M पे, और AB एक्सटेंडेड को Q पे। देखिए यहाँ पे भले ही आपको कोई समस्या नहीं लगे, लेकिन एक गड़बड़ लिखा हुआ है। तो यहाँ AB एक्सटेंडेड ना होके BA एक्सटेंडेड होना चाहिए। BA एक्सटेंडेड का मतलब होता है ए की तरफ एक्सटेंड करना। हालांकि ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनाते टाइम ये छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो BA एक्सटेंडेड को कहाँ पे कट किया है, Q पे। एंड लाइंस जो है आपका O पे कट कर। अगर पैरेललोग्राम का एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल QP, अच्छा यहाँ पे O होना चाहिए, O मिस हो रहा है, QPO का एरिया चाहिए। ठीक, आइए एक बात बताइए, MNN क्या है, मिड पॉइंट से। अगर हम MNN को ऐसे ज्वाइन करते हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है MNCD, ये भी एक पैरेललोग्राम है। MNCD ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम, और इसका अगर हम एरिया की बात करें तो पूरे का एरिया का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। और एक और जो बात ध्यान देने वाली है, ये जो पैरेललोग्राम है इसमें ये जितना भी ट्रायंगल्स है सबका एरिया बराबर होगा। बोले कि बिल्कुल सही है। देखो पूरा एरिया 36 है, तो ये जो OMN का एरिया दिख रहा है, ये OMN का एरिया कितना हो जाएगा, बोलेंगे कि 9। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एरिया हो गया 9। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आंसर एक ही लाइन में चला आएगा। आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को देखना है, कौन कौन सा। एक है ट्रायंगल DNC एंड दूसरा ट्रायंगल है NBP। ये जो दो ट्रायंगल दिखना है, हम एक क्लेम कर रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन सा, ट्रायंगल DNC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PNB। बोलोगे कि कैसे, चलिए देखिए। सबसे पहले ये दोनों साइड बराबर है, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल्स है, ये एंगल कैसे इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के। फिर ये दोनों जो एंगल है, ये एंगल कैसे इक्वल हो गया, बोलेंगे कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया ASA कॉन्ग्रुएंसी से। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, आप बोल पाएंगे कि CD का वैल्यू BP के बराबर है। बस हम यही बताना चाहते थे, CD का वैल्यू BP के बराबर है। मतलब कि अगर CD का वैल्यू आपने X माना है, तो AB का वैल्यू तो X होगा ही। हालांकि MN का भी वैल्यू X होना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। BP का वैल्यू भी X हो गया। अगर BP का वैल्यू X है, तो सेम लॉजिक से AQ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो Q से P तक का जो दूरी है, ये 3x हो गया। इतना हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं, एक्चुअली में इतना मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब ध्यान से आप देखोगे तो ये जो ट्रायंगल है ना OMN, यहाँ पे एक ट्रायंगल देखिए OMN एंड OQP, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो बोल सकते हैं कि ट्रायंगल OMN जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल OQP के। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ OMN बटा एरिया ऑफ OQP। इसका एक साइड MN है और इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड QP है, इसके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। OMN का एरिया 9 है, इसका एरिया आपको निकालना है। MN का वैल्यू अगर 1 है तो इसका वैल्यू क्या है, 3 है, तो 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे ये जो वैल्यू है कितना आ गया, 81। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये तो 1/8 था, फिर 9 गुना, मतलब 9/8 गुना आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलिए। और क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि रेलवे हाफ टिकट जो है उसका प्राइस फुल फेयर होना चाहिए, फेयर, ठीक है। हाफ द फुल फेयर मतलब जो अगर आप हाफ टिकट ले रहे हैं ना, तो उसका जो प्राइस है वो फुल का आधा होगा, लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस दोनों का सेम है। एक रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट जो मुंबई से अहमदाबाद जाती है, उसकी कीमत है 216 रुपये, जबकि एक फुल एंड एक हाफ रिजर्व्ड क्लास टिकट की कीमत कितनी है, 327। तो आपको बताना है बेसिक, फर्स्ट क्लास, फुल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्जेस क्या होगा। ऑप्शन से जा सकते हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन ध्यान से देखें, इसमें इन दोनों को जोड़ के 216 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं।
तो 210 क्या हो गया, ये आपका फुल का प्राइस हो गया एंड रिजर्वेशन चार्जेस कितना हो गया 6। लेकिन एक फुल और एक हाफ निकालने जाएंगे तो 210 और इसका आधा कितना हो जाएगा भैया 105, लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस दोनों जगह सेम ही रहेंगे। ये 315 और 12 मिलकर 327 यहाँ पे आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में एक चोर है, वो भाग रहा है 100 मीटर प्रति मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद जो है पुलिस ने उसको देखा, ठीक है, और पुलिस भागना स्टार्ट किया। पुलिस ने शुरुआत तो की 100 मीटर पर मिनट से, लेकिन वो अपने स्पीड को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है 10 मीटर पर मिनट के रफ्तार से। अभी बताना कितने देर बाद जब पुलिस ने दौड़ना स्टार्ट किया तो चोर पकड़ा जाएगा। तो जब पुलिस दौड़ना स्टार्ट किया तब चोर एंड पुलिस के बीच की दूरी कितनी थी, 100 मीटर। ध्यान दे, ये भाग रहा है आपका 100 मीटर पर मिनट से और इसका वेरिएबल है, मतलब माफ कीजिएगा, एक टी इक्वल टू, जब ये पुलिस भागना स्टार्ट किया उसके बाद से 1 मिनट, टी इक्वल टू दूसरा मिनट, टी इक्वल टू तीसरा मिनट, ऐसे। तो टी इक्वल टू पहले मिनट में अगर हम वी रिलेटिव की बात करें, मतलब पुलिस एंड चोर के बीच का रिलेटिव स्पीड कितना है, तो 0 मीटर पर मिनट, क्योंकि जितना से वो भाग रहा है जितना से ये भाग रहा है, दोनों 100 से भाग रहे हैं। लेकिन दूसरे मिनट में ये 10 हो जाएगा, तीसरे मिनट में कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, ऐसे कर करके आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको लग रहा है कि जब ये सब पूरा का पूरा डिस्टेंस की अब बात करोगे, डिस्टेंस की, तो पहले में तो डिस्टेंस कमा ही नहीं है, 0 ही था। दूसरे मिनट में डिस्टेंस 10 मीटर हो गया है, तो तीसरे मिनट में जो है 20 मीटर हो गया, और ये सब जोड़ के हमें कितना लाना है, 100 लाना है। तो 10 प्लस 20 प्लस डॉट 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 करके कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। इसको आप एपी से सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि एपी का जरूरत पड़ेगा नहीं, आप ऐसे ही करोगे, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, फिर क्या आएगा 30, 10, फिर 20, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, यहाँ तक कितना हो गया देखिए, 20 और 10, 30 और 30, 60 एंड 40, 100 मीटर तो हो गया। तो 100 मीटर जाने के लिए 10 मीटर जाना पड़ा, 20, 30, 40, यहाँ पे 4 मिनट आया और 1 मिनट पहले का, तो कितना हो गया टोटल 5 मिनट। तो पुलिसकर्मी के भागने के बाद 5 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा, ठीक है। चोर के भागने के बाद 6 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, इसमें है कि एक 22.5 मीटर हाई टेंट है इन शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, एंड उसके ऊपर क्या है कि हेमिस्फीयर है। डायमीटर ऑफ अपर एंड लोअर सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम आपका दिया है 21 एंड 39 मीटर। आपको बताना है एरिया ऑफ क्लोथ जो यूज किया जाएगा बनाने में। तो फ्रस्टम क्या है, उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। फ्रस्टम कोन का होता है कि कोन का जैसे ऊपर ना बेस के जो पैरेलल आपने एक प्लेन लिया और ऐसे करके काट दिया, ये हो गया फ्रस्टम। आप देख सकते हो कि जो नीचे पहनने वाला होता है ना, यानी जो ऐसे डांस करने में फ्लेयर फ्लेयर होता है, और उसको भी आप बोल सकते हो फ्रस्टम। एंड इसके ऊपर आपको एक हेमिस्फीयर ऐसे डालना है, एक हेमिस्फीयर जैसा दिख नहीं रहा है, चलो ये हेमिस्फीयर हो गया मान लेते हैं। ये बोला है कि पूरा का पूरा जो हाइट है, हाइट कितना दिया है क्वेश्चन में, 22.5 मीटर, और जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसका डायमीटर है आपका 21 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 मीटर। तो ऊपर जो दिख रहा है ये आपका 10.5 मीटर हो जाएगा। फ्रस्टम वाले का हाइट कितना हो जाएगा 10.5, मतलब 21 में से 22.5 में से 10.5 जाएगा, ये 12 मीटर होगा। नीचे वाला डायमीटर है 39 मीटर, तो नीचे वाला जो रेडियस होगा कैपिटल आर, ये कितना हो जाएगा आपका 19.5 मीटर। बस समझ गए, चलिए। तो जब हमें सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया निकालने के लिए एल का आना जरूरी है, मतलब लेटरल हाइट आना जरूरी है। इसका लेटरल हाइट हम कैसे निकालेंगे, आइए, यहाँ से हमने ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक बात बताइए, ऊपर 10.5 है तो नीचे भी वाला पार्ट कितना होगा 10.5, इधर कितना हो गया 9 मीटर, ये हो गया 12 मीटर, 12 एंड 9 है तो एल कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर। हमें पता चल गया एल का वैल्यू कितना है 15 मीटर। आपको जो एरिया चाहिए ना, एरिया ये है, जो फ्रस्टम है इसका सी ऑफ फ्रस्टम प्लस सी ऑफ क्या हेमिस्फीयर HS। तो फ्रस्टम का जो सी होता है, ये होता है पाई L R1 प्लस R2 या कैपिटल R प्लस स्मॉल r बोल सकते हो, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 पाई R, ऊपर R1 है तो R1 स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई का मतलब 22/7 हो गया। लेंथ लेटरल हाइट कितना हो गया 15, एंड R1 प्लस R2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 19 29 और एक 30, तो यहाँ पे 30 आ गया है, प्लस 2 गुना 22/7, रेडियस है 10.5, मतलब 21 गुना 21/2 गुना 2, 4 से 11 बार में, 7 से 3 बार में, तो 63 को अगर हम 11 से गुना करेंगे तो 11 33,
66 है 3 69, 693 आ रहा है। ठीक, 33 69 यहाँ तक तो हो गया है। जो पहला पार्ट है वहां से कितना आ रहा है देख लीजिए, 15 तियाई 45, मतलब ए करके आ रहा है आपका 450, और ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 और 22 पच्चे 110 और 88 यानी 11 हो गया आपका 99। इसको आप 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 सत्ते 98, 1 99, तो 7 फिर 3 तो 7 चौक 28 प्लस 2/7 प्लस 693 आ रहा है ना, कितना आ जाएगा, 14 3 17 9 1 10 0 7 और 20 1 21 पूर्णांक 2/7, इतना आ गया 2107 होल 2/7। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, अच्छा इसको सॉल्व करना है, आराम से कर सकते हैं। तो वैल्यू देख के लग रहा होगा कि आप कुछ पुट करके भी ला सकते हैं, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो साइन बाई 1 प्लस कॉस जो होता है ये आपका होता है 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एंड जो दूसरा पार्ट है आपका 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बाई साइन थीटा आ जाएगा, जिसे क्या बोल सकते हैं 2 कॉसेक थीटा। कुल तो न्यूमरेटर हो गया है 4 कॉसेक थीटा सेक थीटा, जो 10 प्लस कॉट होता है ना दोस्त, ये आपका आ जाता है 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बार आपने किया होगा, इसका आंसर आ रहा है 4। अगर आपको नहीं पता है तब तो बुरी बात है, क्योंकि इतना बार आपने किया। इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आता है 1, तो 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, यही तो हम बता रहे थे। तो आंसर आ गया 4। और वैल्यू भी पुट कर सकते हो। वैल्यू पुट करते टाइम ध्यान देना है कि वो आपका अनडिफाइंड ना हो। आगे चलिए, इधर 2 नंबर है, उसको डिवाइड किया गया है सेम डिवाइजर से, तो रिमाइंडर है 4 एंड 9। फिर अगर इन दोनों संख्याओं के सम को हम डिवाइड करें सेम डिवाइजर से तो रिमाइंडर 3 आता है, तो संख्या क्या होगा, इसको बिना देखे बोल सकते हैं आंसर आएगा 10। बोलोगे कैसे, कैसे आपने बोला, अगर रिमाइंडर 9 आ रहा है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो 9 से बड़ा होना चाहिए, 9 से बड़ा एक ही नंबर दिया है तो वही सही होगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम देखने जाए तो जो संख्या ए है, ए को हम 4 एंड बी को 9 मान सकते हैं। अगर संख्या ए एंड बी 4 एंड 9 हो गया, और जो डिवाइजर है वो जाहिर सी बात है आपका 9 से बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आपने बोला कि 4 और 9 कैसे मान लिया, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी संख्या मतलब बी को आपको किसी संख्या से डिवाइड कर रिमाइंडर 9 आ रहा है, तो एक संख्या 9 तो हो ही सकता है ना, क्योंकि हाँ 9 तो हो ही सकता है। अभी आपको ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी कितना आता है 13। अब इस जब ए प्लस बी को आप उसी संख्या से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। मतलब ए प्लस बी को जब हम उस डी से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा है 3, मतलब कि 10 उससे डिविजिबल है। 10 डिविजिबल है तो संख्या 10 हो सकता है, 9 से बड़ा एक नंबर हमें चाहिए था, हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 21 देखेंगे, इसमें 2 सर्कल है जिसका डायमीटर 14 एंड 24 दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन उसके सेंटर है 15। आपको कॉमन टेंजेंट चाहिए जो इंटरसेक्ट लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक दिया है क्वेश्चन, बोलोगे कि क्या कुछ दिख नहीं रहा है, लाइन नहीं होना चाहिए, यहाँ लाइन सेगमेंट होना चाहिए। बोलोगे लाइन सेगमेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब हम लाइन की बात करते हैं ना दोस्त, तो जब आप लाइन की बात करोगे इसका मतलब है कि जो लाइन सेगमेंट है उसको हमें एक्सटेंड करने का परमिशन है, और जब हमें एक्सटेंड करने का परमिशन है तो लाइन तो ए हो गया ना। अब ऊपर वाला भी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो भी जाके देखिए यहाँ पे कट कर रहा है। देखिए वैसे आपको बहुत ही फालतू चीज़ लगेगा कि अरे क्या कर रहा है, इसका तो ज़रूरत, लेकिन जस्ट हम आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि क्वेश्चन को बनाने वाले को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए लाइन सेगमेंट लिखते थे। बाकी ऐसे कूल है, समझ गए। ठीक है, तो चलिए डीसीटी निकाल लेते हैं। डीसीटी क्या हो जाएगा, सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 15 स्क्वायर में से रेडियस का डिफरेंस। यहाँ पे हमें डायमीटर 14 एंड 24 दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा, यानी इसका रेडियस हो जाएगा 12। इसके बीच का गैप कितना है 5 का, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर 15 5 20 एंड 15 में से 5 गया 10, 200 आ रहा है, तो इसको आप 10√2 बोल सकते हो, जो कि आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे इसमें बोला है कि कस्टमर 1100 रुपये इंस्टॉलमेंट में पे करता है। इंस्टॉलमेंट मंथली पेमेंट करना है और हर एक महीने पिछले महीने से 10 रुपये कम पे कर रहा है। पहला इंस्टॉलमेंट 50 रुपये का था, तो कितनी बार में पूरा हो जाएगा। तो यह आपका एपी का क्वेश्चन हो गया। 1100 आपको पे करना है, पहले आपने 150 पे किया, फिर आप 140 पे करोगे, ऐसे कर करके जा रहे हो। कॉमन डिफरेंस कितना है -10 का, 1100 है, तो मान लेते हैं n टाइम्स है तो n/2 पहली संख्या का डबल, a का डबल कितना हो गया 300 प्लस n-1 इंटू डी,
तो n-1 यहाँ पे आ जाएगा, डी का वैल्यू हमने -10 पुट कर दिया, तो आप देखोगे 2200 आ गया ना, इक्वल टू n टाइम्स 310 -10 n, गया गया गया, तो 220 होना चाहिए n इंटू 31 - n करके, n का वैल्यू 11 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, इस क्वेश्चन में कि ए और बी एक टैंक को 20 से 30 घंटे में रिस्पेक्टिवली फिल कर सकते हैं, दोनों को ओपन किया गया है, लेकिन टैंक जैसे ही 1/3 फिल हुआ, एक लीक डेवलप हो गया जिसके कारण 1/3 पानी बाहर निकलने लगा। अभी हमें बताना है कि टैंक को फिल करने में टोटल टाइम कितना लगेगा। ए एंड बी थे, यह 20 से 30 घंटे में फिल कर लेते, तो टोटल जो कैपेसिटी है इसका एलसीएम 60 लेते, तो इसका एफिशिएंसी 30 है, 3 है, इसका 2 है। चल रहा था बहुत सही से, 60 फिल करना है आपको, और कितना, बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फिल्ड, टैंक 1/3 फिल करने में टाइम कितना लगेगा, एक बात बताइए। 60 का 1/3 कितना हो जाएगा, 20, तो 20 फिल करने में इन दोनों को 20/5 मतलब कि 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे तक ये लोग आराम से काम कर रहे थे, मतलब कि वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हो कि 5 × 4 ये काम कर रहे थे। इसके बाद बचा कितना, 40 यूनिट। 40 यूनिट को भरने के लिए 5 की रफ्तार से तो काम कर रहे थे, लेकिन 1/3 पानी जो है ये अब निकलने लगा लीक के थ्रू, तो अब 2/3 ही पानी बचेगा, मान लीजिए एन टाइम लगेगा। तो यहाँ से 40 का वैल्यू कितना आ गया, 10/3 n ये गुना है, n का वैल्यू कितना आ रहा है 12, टोटल टाइम कितना लगेगा 12 और 4 16, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो आरबीएन ओलिव बोर्ड के इस बार के टेस्ट में जो अच्छे क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए, एंड इनमें से कुछ क्वेश्चन थे जो फर्स्ट गो में आपको स्किप कर देने चाहिए। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि पंडित्स का कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 24, ये पंडित्स का यहाँ से स्टार्ट हो गया है, इसमें देखेंगे कि प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल जो है 14.28% से बढ़ गया। अब 14.28% का मतलब होता है 1/7, जो 7 था तो बढ़ के 8 हो गया है, और कॉस्ट ऑफ लेबर जो है वो 14.28, 14.28 का मतलब फिर से 1/7 ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 12.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ओल्ड है और यहाँ पे हमने न्यू लिखा है, ये है रॉ मटेरियल का कॉस्ट, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, लेबर का कॉस्ट। तो जैसा कि इन लोगों ने बोला कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है 14.28% से बढ़ गया, मतलब पहले अगर 7 था तो नया कितना हो गया, 1 यूनिट बढ़ के 8 हो गया। लेकिन दोस्त, लेबर का कॉस्ट डिक्रीज हुआ है। पहले जो लेबर का कॉस्ट था, क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का था 14.28%, मतलब इस 7 का 1/7वां पार्ट था, तो लेबर का कॉस्ट पहले था आपका 1 यूनिट, कि ठीक है 1 यूनिट। अभी बोला है कि अभी जो है रॉ मटेरियल का 12.5% हो गया, और 12.5% का मतलब होता है 1/8वां हिस्सा, तो इस 8 का अब 1/8वां हिस्सा हो गया, और अभी भी ये क्या है 1 यूनिट है, देख रहे हैं आप। तो हाँ चलिए, रेशियो के टर्म में आप समझ गए कि पहले आपका जब रॉ मटेरियल का कॉस्ट 7 यूनिट था तो लेबर का कॉस्ट 1 यूनिट था, अभी जब रॉ मटेरियल का कॉस्ट 8 यूनिट हो गया तब लेबर का कॉस्ट क्या हो गया है 1 यूनिट हो गया, मतलब लेबर का कॉस्ट जो है घटा है पहले से, लेकिन घटा तो है। अभी हमें बताना है कि हाउ मच परसेंटेज शुड देयर बी रिडक्शन इन यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल ताकि कॉस्ट सेम। एक बात बताइए, यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कितना आएगा, कॉस्ट आपको ये समझना है दोस्त कि रॉ मटेरियल और लेबर के कॉस्ट को मिला के ही पूरा का पूरा कॉस्ट आएगा। तो पहले 8 यूनिट था, अभी कितना हो गया है 9 यूनिट हो गया। अगर किसी सामान का कॉस्ट 8 से बढ़ के 9 यूनिट हो रहा है तो कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, बोलेंगे कि पहले 9 यूनिट हो रहा था तो अभी कंजम्पशन को 8 यूनिट करना पड़ेगा। यहाँ पे कमी कितने की होगी, 1 यूनिट की कमी होगी, तो परसेंटेज कमी कितनी होगी, 1 की कमी 9 पे गुना का 100 करेंगे तो 11.11%। क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको पहली बार में इसको स्किप कर देना। अगर आपका पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है तब आप जाओ कर लो, अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़ना है। अदरवाइज मतलब खुद को ज़्यादा टाइम के डेफिसिट में नहीं डालना है। एक स्क्वायर बेस पिरामिड है जिसका बेस का साइड है 16, हाइट है आपका 6, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड बताना है। तो जब भी हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड बताना है, हमें पता है कि ये जो हाइट दिया है यहाँ से हमें एल तो निकालना पड़ेगा। हाइट इसका कितना है, हाइट है 6, और पूरा ए का वैल्यू है 16, तो ए का ए आधा होता है ना, a/2, ए हो गया 8। एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के एल का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 8 10 हो गया।
अभी आपको चाहिए TSA, TSA कितना होगा? एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे लैटरल सरफेस एरिया बोलते हो, लैटरल सरफेस एरिया होगा, अब प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस A² हो जाएगा ना। LA से कितना है? LA से होता है 1/2, क्योंकि पिरामिड की बात करें, इंटू पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है? 16 का 64, इंटू लैटरल हाइट कितना हो गया है? 10। इसमें आप बेस का एरिया, बेस का एरिया कितना है? 16 छक्के 256 को ऐड कर देंगे, ये 32 बार में। यहाँ से दिख रहा है आपको 320 प्लस 256, तो आ गया है 576। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं था, एक बार में कर देते। अगला है कि एक इंसान ने 10,000 रुपये बैंक से उधार लिए है, 3 साल के बाद वो 4,000 पे करता है और 5 साल के बाद 8310 पे करता है, पूरा ड्यू क्लियर हो जाता है। तो बताना है कि रेट ऑफ, मतलब परसेंटेज क्या था, रेट परसेंट। अच्छा बताइए, टोटल उसने पे कितना किया? टोटल पेड बोलेंगे, देखो 8310 और 4,000, मतलब 12,310 रुपये पे किए हैं। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ा? 10,000 ही लिया था, 12,310 पे किया, तो पता चला कि 2310 का सिंपल इंटरेस्ट इसने पे किया। 2310 का ऐसा ही कैसे होगा? पहले 3 साल तक जिस पे इंटरेस्ट लग रहा था वो था 10,000, तो 10,000 पे पहले 3 साल के लिए 8% की दर से इंटरेस्ट लगा होगा। फिर उसने 4,000 लौटा दिए, तो बचा कितना? 6,000। अब जो अगला 2 साल है उसमें 6,000 की दर से लगेगा। 6,000 पे क्या लगेगा इंटरेस्ट 2 साल के लिए? तो 2r/100 हो जाएगा। गया 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 गया, 10 10 10। तो यहाँ से 231 का वैल्यू आ रहा है 30r प्लस 12r। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 231/42। कटेगा क्या? 7 छक्के 42, 7 छक्के 42, 7×21, 7×21। अब दिख रहा है 5.5% इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी वन गो में कर लेते हैं आप, ठीक है। अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया, तब जो है आप इस क्वेश्चन को वन गो में कर लेते, लेकिन पहले को स्किप आप नहीं कर पाए, समझ में नहीं आ रहा था, तो वहाँ अगर टेंशन होगा तो यहाँ पे भी सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और हो सकता है कि आफ्टर 5 ईयर्स को आप अनदर 5 ईयर्स समझ ले, मतलब कि 3 और 5 8 साल समझ ले। ये सब समस्याएं आपके साथ आ सकती है, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें बोले हैं कि सम स्टूडेंट, जिसमें बॉय एंड गर्ल्स डिफरेंट कॉलेज के अपीयर करते हैं ग्रेजुएशन पेपर के लिए। लड़कों में से 35% या लड़कियों में से 25% फेल हो जाते हैं। ज़्यादातर लड़के फेल हो रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए है बॉयज़, ए है गर्ल्स। फेल के लिए देखें तो बॉयज में से 35% लोग फेल हो रहे हैं और लड़कियों में से मात्र 25% फेल हो रहे हैं। तो पास कितने होंगे? बॉयज में 65% पास होंगे, लड़कियां कितनी हो जाएगी? 75% पास। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बोला कि नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड वर 100 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जामिनेशन। मतलब 65% बॉयज में से 75% महिलाओं या लड़कियों को माइनस करें तो आंसर आ रहा है 100, यही ना। 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 13b में से 15g को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। ध्यान दें, हम परसेंटेज के टर्म में लिख रहे हैं, परसेंटेज दिखाया नहीं है, बात कुछ और है। और क्या बोल रहा है कि टोटल ऑफ 80 स्टूडेंट फेल, तो 35% लड़के फेल हुए हैं और 25% लड़कियां, और दोनों मिलके कितने हो गए? 80 हो गए। तो हमें क्या करना है कि अगर यहाँ पे 5 से भाग दे देंगे तो 7b प्लस 5g का वैल्यू हो जाएगा 16। अभी हमें क्या चाहिए था? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना। चलिए कोई बात नहीं, 5 से मल्टीप्लाई, इसका 1 ले लो, इसको 2 ले लो। अभी क्या करेंगे, 1 में हम 3 × 2 को ऐड कर देते हैं, तो 15 चला जाएगा। 21 और 13 कितना हो जाएगा? 34b = 68। तो b का वैल्यू हो गया 2। मतलब बॉयज़ कितने हो गए? 2 का मतलब 200। टोटल लड़के हो गए हैं 200। अब लड़कियों की संख्या निकालनी है। लड़कियों की संख्या निकालने के लिए आप किसी एक इक्वेशन का यूज कर लीजिए। अगर हम पहले दूसरे इक्वेशन का यूज करें तो बॉयज़ का 1% कितना था? 2 के बराबर। तो इसमें कितना हो जाएगा? 7% हो जाएगा 14 के बराबर, प्लस 5b का वैल्यू 16 हो गया। तो 5b का वैल्यू आ रहा है 2, मतलब 5% लड़कियां 2 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगी? 40 के बराबर। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 40। माफ कीजिए, ये जी है, जी है। लड़कियों की संख्या 40 है, बॉयज की संख्या 200 है, तो 200 + 40 मिलकर कितना होंगे? 240। ठीक है, इसको सॉल्व करने का और भी कोई सिंपल तरीका हो सकता है तो आप जरूर बताइए, हमें फिलहाल यही एक पता चला। आगे चलिए 28 में देखेंगे तो बोला है कि 10075 को ABCD में डिवाइड करना है। A एंड B 5/8 मिलता है, जितना C + D को मिल रहा है। मतलब A जोड़ B बाई C + D जो है ना दोस्त, ये है 5/8। फिर बोला है कि
सी को बी का 2.5 गुना मिला है, तो सी बाई बी अगर हम बात करें तो सी को 5 मिला है, अगर बी को 2 मिला है तो फिर बी एंड डी की बात कर लेते हैं, बी बाई डी। तो डी का 60%, मतलब सी इसको 5 मिला है, इसको कितना मिलेगा, नहीं, डी गेट्स 60% ऑफ सी, मतलब डी एंड सी, सी को अगर 5 मिला है तो डी को मिलेगा 3, ये दिया हुआ है। चलिए ए बी सी एंड डी हम लेके चलते हैं, एक मिनट, ए बी सी एंड डी। देखोगे बी को 2 मिला है तो सी को 5 मिला है, एंड डी को 3 मिला है, जब सी को 5 मिला है तो ये तो आराम से आ गए। यहाँ से देखेंगे तो सी प्लस डी कितना आ रहा है, 5 + 3 8 आ रहा है। इधर जो आपने रेशियो लिखा है उसमें भी सी प्लस डी का वैल्यू 8 है, मतलब सी प्लस डी 8 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए प्लस बी को 5 ही होना पड़ेगा, उसमें से बी 2 है, ए कितना हो गया 3, तो सबका रेशियो आपको मिल गया। हमें बताना है कि डिफरेंस बिटवीन 75% डी प्लस सी एंड 50% ए प्लस बी। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो 5 3 8 2 10 3 13, 13 यूनिट का वैल्यू है 10075, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 7 91, फिर 97 13 7 91 13 5 65, 775 आ रहा है। आपको चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन 75% ऑफ डी प्लस सी, तो सी प्लस डी 8 है, 75% का मतलब हो गया 3/4 हिस्सा में से 3 और 2 5 का 50%, 1 दूसरे हिस्से को माइनस करना है, ये कितना रहा है 2 बार में, 6 - 2.5 का मतलब हो गया 3.5 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 775 × 3.5, तो 3.5 का 7/2 भी लिख सकते हो, और गुना करके आराम से निकाल लेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 49 3 52, 49 एंड 5 54/2, तो यहाँ से कितना आ गया 27 12.5, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलिए। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन तो था। अब देखिए ये जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको आ रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने में 1 मिनट से ज़्यादा, मीन्स 1.5 मिनट के आसपास लग सकते हैं कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको हम फर्स्ट गो में नहीं करेंगे, सेकंड गो में करेंगे। फर्स्ट गो में ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो आपको आ रहा है एंड विदिन 1 मिनट हो जाए, इसके लिए हम 20 मिनट का टाइम अलॉट करेंगे, 20 मिनट मैथ्स के लिए, फिर अगला 20 मिनट जो है आपका रीजनिंग के लिए। लास्ट का जो 20 मिनट होगा उसमें हम वैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो होने वाले तो हैं लेकिन पहले गो में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले रहे थे। तो आप ऐसे करके प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो, एंड क्वेश्चन को स्किप करने में डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो हम स्किप कर रहे हैं इसके लिए बाद में अपने पास 20 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक आर्टिकल को बेचा गया है सर्टेन प्राइस टू गेट 17% प्रॉफिट। ठीक है, अगर आर्टिकल को 40 रुपये कम में खरीदा गया होता है एंड 50 रुपये ज़्यादा में बेचा गया होता तो प्रॉफिट 27% का होता। हमें बताना है कि 60% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, व्हाट शुड बी प्राइस। ठीक है, तो अगर सेलिंग प्राइस पे 60% के लॉस पे बेचा जाए तो कितना पे बेचा जाएगा। क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो पहले अगर हम देखें तो 17% प्रॉफिट पे बेच रहा था, यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे सेल, मतलब 100 का सामान कितना में बेच रहा था 117 में, फिर जो है उससे 27% का प्रॉफिट होगा, मतलब यही 100 के सामान को 127 में बेचेगा। ठीक है, ध्यान दें दोनों अलग अलग 100 लिखा हुआ है, तो ये हमने ऊपर अलग परसेंट के लिए, नीचे अलग परसेंट के लिए किया है। क्वेश्चन में बात ये है कि ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 40 रुपये कम हुआ है, तो यहाँ पे 40 रुपये कम हुआ है, और सेलिंग प्राइस 50 रुपये बढ़ाया है। तो ये आप जो रेशियो वाला होता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 27 एंड 17, मतलब 1000, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने माइनस किया है, इसका वैल्यू आ रहा है, इधर से अगर देखें तो 5000 आ गया ना, 5000 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 7 28 एंड बच्चों 48 एंड 2 50, 50 वैल्यू कितना आएगा 80 0 10, मतलब 1080 आ रहा है। 1000 कहीं दहीं सैकड़ा हज़ार 10,000, 1000 का वैल्यू 10,080 आ रहा है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 1008, मतलब आप समझ गए। ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, ये आपका पहले वाला कॉस्ट प्राइस ये आ रहा है 1008 रुपये। अभी क्वेश्चन में बोला है कि हमें ना इसको 60% लॉस पे बेचना है, लेकिन ये लॉस होना चाहिए सेलिंग प्राइस का लॉस, मतलब ये जो 60% बोल रहा है मतलब 3/5वां हिस्सा बोल रहा है, ये 5 कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस होना चाहिए, ऊपर जो है लॉस होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ रहा है ये आपका कितना आएगा, कॉस्ट आएगा आपका 8 यूनिट एंड सेलिंग प्राइस कितना है 5 यूनिट। इस 8 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 1008, कितना से गुना करना पड़ रहा है 1 7 दूना 16 4 8 करता है 126 से, यहाँ पे भी 126 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 5 60 630 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें भी थोड़ा सा
दिमागदार, मतलब सुंदर क्वेश्चन तो है, इसको मानना पड़ेगा। तो आप फर्स्ट गो में इसको स्किप करके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखें तो इसमें बोला कि कंपनी के दो टाइप के एम्प्लॉय है, एक अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट। एवरेज सैलरी दिया हुआ है ग्रेजुएट का 16,550 एंड अंडर ग्रेजुएट का 11,950। टोटल 575 एम्प्लॉय है एंड टोटल एवरेज सैलरी इतना दिया है। तो हमें बताना है अंडर ग्रेजुएट वाले कितने। ये ग्रेजुएट हो गए, ये अंडर ग्रेजुएट हो गए। ग्रेजुएट का सैलरी है 16,550, अंडर ग्रेजुएट का है 11,950 एंड मिल के आ रहा है 14,750। अभी चलिए रेशियो एलिगेशन लगाना है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जीरो आएगा, ये भी आपका जीरो आ रहा है, और 17 में से 9 गया 8 एंड इधर क्या बचेगा 13 में से 11 गया 2, 2800 इधर आ जाएगा। 0 0 15 में से 7 गया 8, फिर ये बचेगा 15 में से 14 गया 1, तो 1800 आ गया। 2 0 2 0, 2 से करेंगे तो 14 बार में, 2 से करेंगे तो 9 बार में, मतलब 23 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। 5 7 5, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 23 दूना 46, फिर 11 25। आपको निकालना है नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट कितने हैं 9, तो 25 नंबर 225, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि एक शॉपकीपर डिस्काउंट ऑफर करता है मार्क प्राइस पे ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल परचेज, मतलब जितना सामान खरीद रहे हो उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 20% डिस्काउंट खरीदता है जब देता है जब आप 10 आर्टिकल खरीदोगे, और 12.5% डिस्काउंट देगा जब आप 16 आर्टिकल खरीदोगे। दोनों केस में प्रॉफिट सेम है, तो हमें बताना है कि मार्कअप कितना किया है। तो हम ऐसा मान लें कि मार्क प्राइस जो है ना पर आर्टिकल, ये कितना है आर्टिकल, ये मान लेते हैं एक्स। दो केस है, केस 1 है आपका, केस 2 है। केस 1 में इसने कितना आर्टिकल खरीदा है, बोलेंगे कि 10 आर्टिकल खरीदा है और इसे 20% का डिस्काउंट मिला। ठीक, तो टोटल मार्क प्राइस केस 1 में हो जाएगा आपका 10x, और डिस्काउंट कितना हो जाएगा इसका 20%। 20% का मतलब 2x डिस्काउंट हो जाएगा, 10 का 1/5 2x आ जाएगा। अब बताइए यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना होगा। सेलिंग प्राइस आ रहा है 8x, बोल के चलो ठीक है। दूसरे केस में अगर हम देखें तो 16 आर्टिकल इसने खरीदा है, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 16x, एंड डिस्काउंट इसको 12.5 का मिल रहा है। तब डिस्काउंट 12.5 का मतलब होता है 1/8। यहाँ पे भी डिस्काउंट इसे 2x मिला है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस इसका कितना आ गया दोस्त, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, हाँ 14x आ रहा है। ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि प्रॉफिट सेम है दोनों केसेज में। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बताइए। प्रॉफिट का अमाउंट नहीं बोला है, बोला है कि दोनों केसेज में प्रॉफिट सेम है। क्या आप मानने को तैयार हो कि पहले केस में जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा। क्योंकि आपने 10 आर्टिकल लिया है तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा 10C। एक का कॉस्ट प्राइस अब मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं क्या, y मान लीजिए, हटाइए। तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा 10 आर्टिकल का 10y, और इसमें कॉस्ट प्राइस कितना होगा, चूंकि आपने 16 आर्टिकल खरीदा है तो 16y होगा। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों जगह जो है इसे फायदा बराबर हो रहा है, मतलब 8x माइनस 10y जो है ना इसका वैल्यू 14x माइनस 16y के बराबर आ। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 6x का वैल्यू 6y के बराबर आ गया, तो x इक्वल टू वाई आ गया। x इक्वल टू वाई कहने का मतलब क्या है कि मार्क प्राइस जो है एक कॉस्ट प्राइस के बराबर आ गया, तो मार्कअप तो हुआ ही नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर आपके दिमाग में एक डाउट जा सकता है कि अगर 0% मार्कअप है तो ये प्रॉफिट कैसे हो रहा था डिस्काउंट देने के बाद। तो आंसर है प्रॉफिट नहीं हो रहा था, ये एक ब्लफ खेला है आपके साथ, यहाँ पे प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें है कि ABC ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। इनिशियल जो इनका इन्वेस्टमेंट है दिया हुआ है, 8 महीने के बाद ए ने अपना इन्वेस्टमेंट इस तरीके से चेंज किया कि इसका कैपिटल सी के इनिशियल कैपिटल का 1/4 हो गया है। अगर एनुअल प्रॉफिट बी का दिया हुआ है तो बताएं टोटल प्रॉफिट बिजनेस में कितना हुआ। ए है, बी है, सी है। ए इनिशियली कितना था 7 था, और ये 8 महीने तक इतना ही चला। बाद में क्या हुआ कि इसका कैपिटल हो गया 1/4 ऑफ सी का इनिशियल कैपिटल। सी का इनिशियल कैपिटल कितना है 8, 8 का 1/4 मतलब 2 यूनिट हो गया। अब बाकी के 4 महीने के लिए इनका कैपिटल है 2 यूनिट। बी के साथ कोई चेंज नहीं है, 5 गुना 12। सी के साथ कोई चेंज नहीं है, 8 गुना 12। यहाँ से कितना है 56 और 8 कितना हो जाता है 64, और 12 5 60 हो गया, और यहाँ पे 12 8 96 हो गया। कुछ कट रहा है तो 4 से तो कटेगा ना, 4 से 16 बार में, 4 से 15 बार में, एंड 4 से 24 बार में। तो 16 एंड 24 कितना हो जाता है 40, एंड 15 55। क्वेश्चन में दिया है कि 15 यूनिट की वैल्यू है 2250, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। तो टोटल प्रॉफिट कितना है 55 यूनिट। 55 यूनिट की वैल्यू होगी 0, 15 5 75, और 75 एंड 8 82, 82500। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी।
इसमें दिया है कि 5 फीट लंबा एक इंसान है, एंगल ऑफ एलिवेशन 20 फीट हाई पिलर का एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके बेस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हमें बताना है कि डिस्टेंस कितना हो। तो ये जो इंसान है इनकी लंबाई है 5 फीट एंड सामने एक आपका पिलर है, इसकी लंबाई कितनी दी है क्वेश्चन में 20 फीट। चलो ठीक है, ये है 5 फीट वाले, तो यहाँ पे 5 फीट आ जाएगा। एंड ऊपर अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखें टॉप का, तो क्वेश्चन में कितना दिया है, कुछ नहीं दिया, ये बोला है कि अगर अल्फा है और इनके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, बीटा है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा है 90 डिग्री। अच्छा, टोटल हाइट कितना है 20 फीट, तो नीचे 5 फीट है तो ऊपर कितना हो जाएगा 15 फुट। अल्फा प्लस बीटा 90 है, तो क्या हम ये बोल पाएंगे कि इधर अल्फा है तो ए वाला एंगल कितना होगा बीटा है, ए वाला एंगल कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे जो डिस्टेंस डी है ना दोस्त, डी का वैल्यू सीधे आ जाएगा √15 × 5 मतलब कि 5√3। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब बोलोगे कैसे, तो अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस का प्रैक्टिस किए होगे तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे अगर एंगल सप्लीमेंट्री होता है, थीटा है और ये आपका 90 माइनस थीटा है, मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, या फिर चलिए हाँ 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, 90 माइनस थीटा, तो दोनों को जोड़ के कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। एक मिनट, 90 माइनस थीटा आ जाएगा, यह एच है, ये ए है, एन बी है, तो ए यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाता है आपका, या फिर ऐसे लिखिए, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एच का वैल्यू हो जाता है ए टेन थीटा, और यही एच का वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, बी टेन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, कॉट थीटा, मतलब बी कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा। अब इन दोनों को आप गुना करेंगे तो एच स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, टेन इंटू कॉट तो 1 होता है ना, तो ए बी आ जाएगा, और एच का वैल्यू क्या होता है √AB। तो जब भी इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, इस बात का ध्यान दें कि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है, और इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलिए हम क्वेश्चन में 34 देखते हैं। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, बी 90 है, ए डी बी डी दिया हुआ है, सी बी दिया हुआ है, ए एफ एफ सी दिया हुआ है। फिर अगर ए बी सी का एरिया बताना है, अगर बी डी का एरिया कितना है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैसे करेंगे आइए देख लीजिए। ये सीन है आपका, बी 90 डिग्री है ना, और ए बी सी ए डी एंड बी डी 7:4 है, तो यहाँ पे डी होगा 7:4 हो गया। फिर बोला है सी ई एंड बी ई 3:5, तो ये 5 है, इधर हो गया 3, और आपको बोलेगा ए एफ इज टू एफ सी, यहाँ एफ हो गया, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। अब बोला है कि बी डी ई का एरिया 27 है, बी डी ई ये जो एरिया है ये कितना दिया है 27, और हमें बताना है कि ए बी सी का एरिया कितना होगा। तो देखिए बी डी ई का एरिया कितना है 1/2 × 5 × 4, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 27। हमें चाहिए 1/2 × 5 × 3 8 × 7 4 11, इसका वैल्यू बताना। ठीक है, रेशियो ले लेंगे, यहाँ पे रेशियो ले लेंगे तो 1/2 से 1/2 चला जाएगा, 4 दूना 8 चला जाएगा, मतलब 5/22 चाहिए। 5 का वैल्यू कितना है 27, तो 22 का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 × 22/5, तो 5 से करेंगे तो 4.4 आ रहा है, 27 चौका 108, 108 एंड 10 118, 118.8। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें बोला है कि 7 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स एक रो में बैठते हैं, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठे। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है, एंड अगर आपको प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बहुत आइडिया है तब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपको यही सलाह दिया जाएगा कि आपको स्किप नहीं करना, छोड़ देना है इस क्वेश्चन। तो सबसे पहले एन ई निकालने चाहिए। इसमें हम जो यूज करते हैं उसका नाम है गैप मेथड। गैप मेथड, हम मेरा जो प्रोबेबिलिटी का लेक्चर है उसमें हमने गैप मेथड, टाइम मेथड इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बोला है 7 बॉयज़ है, तो बॉय 1 2 3 4 5 6 7, गर्ल्स कितने हो गए 5। तो गर्ल्स का कहना है कि देखो बहन, आपस में तो हम लोग को झगड़ा हो गया, एक साथ नहीं बैठेंगे। तो एन ई कैसे निकालेंगे, बॉयज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग आपस में 7 लड़के 7 फैक्टोरियल से आराम से बैठ जाएंगे। लड़कियों का कहना है कि कोई भी 2 लड़कियां एक साथ नहीं बैठेगी, ये है अपना शासन। तो लड़कियां कहाँ बैठेगी, यहाँ पे जो आपको गैप दिख रहा है ना, 1 गैप 2 गैप 3 4 5 6 7 8, 7 लड़कों के बैठने के कारण टोटल 8 गैप क्रिएट हुए हैं। इस 8 गैप में से कहीं भी जाके 5 लड़कियां बैठ जाएंगी। तो 8 में से आपको कोई भी 5 जगह सिलेक्ट करना है, उसमें 5 लड़कियां 5 फैक्टोरियल से बैठ जाएगी। ये हुआ एन ई, और एन एस क्या हुआ,
कहीं भी किसी को बिठा दो 12 फैक्टोरियल। तो आपको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, इसी का रेशियो चाहिए। तो ऊपर 7 फैक्टोरियल हो गया। 8C5 को लिखेंगे तो क्या आएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 बटा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे है 5 फैक्टोरियल। नीचे 12 फैक्टोरियल को लिखेंगे 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 और 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, ये भी चला गया, यहाँ से चला गया। तो ऊपर 8 से 8 चला गया, आंसर आ गया 7/99। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलिए, नंबर 36 इसमें दिया है कि गौरव ने सेलिंग प्राइस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा फिक्स किया है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 25% बढ़ गया है, उसने सेलिंग प्राइस 15% बढ़ा दिया है। अभी बताना है कि और जो नया प्रॉफिट है वो क्या होगा। कोई बात नहीं, एक कॉस्ट प्राइस है, इधर सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, तो सेलिंग प्राइस इससे 30% ज़्यादा है, 130। अभी इसका जो है ना 25% बढ़ गया है प्रोडक्शन, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 125। यहाँ पे 15% बढ़ गया, तो 15% का मतलब कितना हो गया, 15 या 45, 19.5 रुपये बढ़ गए, यही ना। तो ये कितना हो जाएगा, 149.5 हो गया। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 24.5 का परसेंटेज में। 24.5 का प्रॉफिट 125 पे गुना का 100 कर देंगे, 25 25 25 चौका 5 का 20, 4.9, तो 4 9 36 से 16 3 19, 19.6% है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ जो पंडित था उसका भी जो अच्छे क्वेश्चन का सोल्यूशन समाप्त होता है। अभी हो सकता है कि आपको एक दो और भी क्वेश्चन लगे हो कि ये अच्छे हैं, डिस्कस करने लायक हैं और हमने नहीं किया, तो जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे जाके आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर हमें बोलना हुआ तो आज का जो भी पेपर है इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर किसी ने पूछे हैं मैथ में तो वो है पंडित। और इन्होंने एक दो नहीं, आई गेस 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे पूछे जिसको आपको स्किप ही करना होगा। और फर्स्ट गो में स्किप करने की बात करें तो ये संख्या 10 तक भी जा सकती है। तो अगर आप पंडित आज अप्रोच कर रहे थे, पंडित को आप ट्राई कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे, तब आपको स्किप करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, या फिर इस टाइप का जो क्वेश्चन है तो वीक में एक ही बार आता है, तो अगले वीक में इस टाइप का एक और वीडियो आएगा जिसमें हम टेस्ट के अच्छे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो से फ़ायदा पहुंच रहा है तो चैनल को आप हेल्प कीजिए ग्रो करने में, लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।